बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ज़रा थोड़ा सा समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कौन सी, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं और उनका क्या रोल होता है, हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके अंदर जो है सबसे पहली जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, बैलेंस शीट, उसको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो एसेट्स होते हैं उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। A company's financial statements need to be studied for sign of financial strength and weakness। ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको हमें जो है स्टडी करने की ज़रूरत क्यों होती है, कि हम जान सकें कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, एंड देन कंपेयर्ड टू, और उसको फिर हम कंपेयर कर सकें, मुकाबला कर सकें, तब उसका जो है तकाबली जायज़ा ले सकें और बेंच मार्क्ड अगेंस्ट द इंडस्ट्री, जो वहाँ पर प्रिवेलिंग इंडस्ट्री होती है उसके साथ में हम उसका एक तकाबली जायज़ा ले सकें। बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स, we would briefly revise some of the accounting concepts। ये स्टूडेंट्स आप ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली जो प्रिपेयर करने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी जो होती है वो एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट की होती है। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी जो है वो हमारा जो एक एरिया है उसके अंदर हम रहते हुए अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो हम तैयार करते हैं। अकाउंटेंसी के तमाम रूल्स और जो उसकी पॉलिसीज़ होती हैं उनको जहन के अंदर रखते हुए सारा साल मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर जो है हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो लेजर्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस से फिर मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट की जाती हैं। ठीक है। अब एक ट्रांजैक्शन जो होती है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का हिस्सा बनती है, जिसके अंदर जो हमारी मेजर जो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट, और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, फिर साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं अजाफी, और फिर साथ में हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट भी इसको कह दिया जाता है। अब ये जितनी भी स्टेटमेंट्स बनती हैं ये इनकी बैकग्राउंड्स के ऊपर जो है एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल जो है वो वर्क करता है। और वो अकाउंटिंग साइकिल किस तरीके से चलता है कि सबसे पहले जब कोई ट्रांजैक्शन, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक अकर होती है तो उसको हम उसकी एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसका एनालिसिस करते हुए एक हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। फिर उसके बाद उसी जर्नल एंट्री से हम लेजर्स तैयार करते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस का नाम देते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसको हम समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। और फिर उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस जब हमारा बन जाता है तो फिर हम उससे मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं जिसको हम इंटरप्रिटेशन या रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। अब ये जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स बनती हैं।
जिसके अंदर ये 4 जो मेजर स्टेटमेंट्स हैं वो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इनके अलावा भी स्टेटमेंट्स बनती हैं जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट्स होती है। इसी तरीके से रिसीट एंड पेमेंट के हवाले से या मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बना रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर नोट्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। The concept that we are going to discuss here in reviewing financial accounting concepts, ठीक है ना, कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है हमें यहाँ से। सबसे पहले जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन एक जो पीछे बनाते हैं जिसके अंदर एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम इक्वल लेते हैं किस चीज़ के, लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। ये हमारा जो एक बेसिक जो एक कह लें कि रूल होता है, थम जो इसको जिसको हम जहन में रखते हुए जो है वो अपनी तमाम रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू का जो पोर्शन होता है ये एक टेम्परेरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो उसके अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर बाकी के जितने भी एसेट्स या जो लायबिलिटीज या शेयर होल्डर इक्विटी होती है ये हमारी बैलेंस शीट में एक परमानेंट अकाउंट के तौर पर जो है वो जाती है। अब टेम्परेरी और परमानेंट में क्या फ़र्क होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जितने भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू होता है ये विद इन 1 ईयर के हवाले से होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ हम प्रॉफिट या लॉस को लेके जाते हैं, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो तमाम एक दूसरे के एंगेज में सेट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। जबकि बैलेंस शीट होती है वो पूरी लाइफ टाइम का एक हिस्सा होती है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो किसी एक खास पीरियड के लिए बनाया जाता है और बैलेंस शीट जो होती है वो कि एक पूरी लाइफ के ऊपर बेस कर रही होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की। अब उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारी जो होती है उसके अंदर जो है हम नॉर्मली जो है वो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम एसेट्स को लेते हैं और राइट हैंड साइड जो होती है उसके अंदर जो है हम उसकी जो लायबिलिटीज होती हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। अ बैलेंस शीट इज अ स्टैटिक स्नैपशॉट at one point in time, therefore the consolidated data available is vulnerable to inventory and cash savings, ठीक है। If the balance sheet of a firm is showing low inventory and high cash position at the year ending, when the balance sheet is prepared, the company may buy excessive inventory against cash the very next day, ठीक है। The balance sheet is prepared a day earlier would not report the new transactions and the latest financial position of the company would not be known to the analyst unless the company updated him on that day, ठीक है। क्या चीज़ होता है जी कि ये एक स्नैपशॉट होती है, बेसिकली स्टैटिक स्नैपशॉट होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम कैश की जो हमारी एक उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंगेज में हम इन्वेंट्री या मुख्तलिफ किस्म की जो एसेट्स होते हैं वो हम परचेज करते हैं। अब उसके अंदर जो है अगर आपका कैश की ट्रांजैक्शंस जो है कैश का बैलेंस कम होगा तो इसका मतलब है कि वो आपने अपने एसेट्स में इसको इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री भी हो सकती है और वो आपके दूसरे फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं। अब इन्वेंट्री जो होती है ये हम एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पर यहाँ पे बैलेंस शीट में लेते हैं और एंडिंग इन्वेंट्री कौन सी होती है, जो पिछले साल जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारी बच जाती है उसको हम यहाँ पर जो है एंडिंग इन्वेंट्री को बैलेंस शीट के अंदर जो है हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसको हम कैपिटल के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट आइटम्स और अकाउंट्स आर परमानेंट अकाउंट, ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि ये एक परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, ये पूरी लाइफ टाइम के हवाले से बनाया जाता है इनको। जब तक एक एसेट्स की एक वैल्यू लाइफ होती है उस वक्त तक उसको बैलेंस शीट का हिस्सा बनाया जाता है।
जब एसेट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाता है, या उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम उसको बैलेंस शीट से जो है वो फारिग करते हैं। और फारिग किस तरीके से होता है कि या तो हम एसेट को सेल आउट कर देते हैं, या वो जब ख़त्म हो जाता है, अपनी लाइफ स्पेंड कर लेता है, तो उसको हम यहाँ से जो है वो हटा देते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। ये जो होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस के ऊपर जो है इनको रिकॉर्ड किया जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है कि जो परचेजिंग जो एक प्राइस होती है किसी भी एसेट की, ठीक है। अब जिस आइटम को जिस रेट के ऊपर आपने परचेज किया होगा, आप उसी रेट के ऊपर आपको उसको, उस प्राइस के ऊपर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। मार्केट प्राइस के ऊपर एसेट जो होता है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है। कांस्टेंट रुपी अप्रोच। In constant rupee approach to balance sheet of the same company for different times are compared at a specific time period. Inflationary adjustments are made. ठीक है। यानी कि आप इसको क्या करते हो कि आपका जो पीरियड होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप उसको बनाते हो। ठीक है। उसकी जो वर्थ होती है कांस्टेंट रुपीज से मुराद यानी कि रुपीज की जो एक उसमें जो इन्फ्लेशन का जो फैक्टर होता है वो इसमें नहीं लिया जाता बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं बना रहे होते, हम इसको हिस्टोरिकल उसकी प्राइस के ऊपर बना रहे होते हैं। तो ये एक कांस्टेंट रुपीज की जो वैल्यू होती है इसमें कांस्टेंट रहती है। ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर जो है वो स्टेटमेंट की जो पोजीशन है वो किस तरीके से होती है कि हम जो है एक तरफ एसेट्स लेते हैं और दूसरी तरफ हम लायबिलिटीज को लेते हैं। जो लायबिलिटीज होती है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं और दूसरी आपकी इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है। अब इनके अंदर उसकी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, इनको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। जैसे एसेट्स होते हैं उसके अंदर करंट एसेट्स होते हैं, मैसिलियस आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के मुतफर्रक एसेट्स जो हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिर कैपिटलाइज्ड लीज एंड इंटरेस्ट वगैरह इसमें आ जाता है, फिर डेफर्ड चार्जेस या इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो भी हम इसमें लेते हैं। ठीक है। जबकि लायबिलिटीज साइड के ऊपर करंट लायबिलिटीज, डेफर्ड इनकम और टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह, अदर लायबिलिटीज, डेफर्ड इनकम, लॉन्ग टर्म डेट्स वगैरह। और शेयर होल्डर की इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल्स, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स या सरप्लस वगैरह, रिटेन्ड अर्निंग्स या फॉरेन करेंसी एडजस्टमेंट वगैरह इसमें ली जाती हैं। ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट होता है, ये एसेट साइड के हवाले से इसका एक फॉर्मेट बनाया गया कि ऊपर इसका टाइटल लिखा जाता है जिसमें कंपनी का नाम और फिर जो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं उसके हवाले से और उसका पीरियड लिखा जाता है। एसेट साइड जो उसके अंदर हम वही करंट एसेट्स और ये उनका इस तरीके से बाइफर्केशन, मैसिलियंस, फिर उसके बाद आगे फर्दर जो हमने अभी एसेट्स को डिस्कस किया वो उसकी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। करंट लायबिलिटीज में सेम उसका फॉर्मेट उसी पैटर्न पे बनाया जाता है जैसे आपने करंट एसेट्स का बनाया, और पीछे आपने उसको उसी तरतीब से लिखते हैं जैसे आपने यहाँ पे डिस्कस किया ये सारा जितना भी पोर्शन है। ठीक है। इसको आप यहाँ पर करंट एसेट्स में लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है आपकी जो शेयर होल्डर्स इक्विटीज आ जाती हैं। ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर जो है आपकी यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ करंट लायबिलिटीज को यहाँ पे बनाया गया है, जबकि इसमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आएंगी। ये करंट लायबिलिटीज का एक सेक्शन सिर्फ डिस्कस किया गया है। ठीक है। एक्चुअली ये यहाँ पर ये पूरा लायबिलिटीज सेक्शन जो है वो कहलाता है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम एसेट्स को नॉर्मली लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो है ये एसेट्स जो हैं वो टेंजिबल या इन्वेंट्री या इनटेंजिबल एसेट्स जिनके अंदर पेटेंट, ब्रांड वैल्यू, लाइसेंस वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। सम एसेट्स आर क्लासिफाइड एज करंट जिसके अंदर कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड अदर फिक्स एसेट जिसके अंदर मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह आ जाते हैं। देयर आर आल्सो लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसमें प्रॉपर्टी, लॉन्स,
गिवन, अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ हो, ठीक है, और कंटीजेंट एसेट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ विच कैन बी असेस्ड इन फ्यूचर लीगल, जिसमें क्लेम्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और करंट एसेट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। The account receivable aging schedule is a listing of customer making up total account receivable balance. Aging schedule क्या होता है कि कौन सा आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है उसका पीरियड कितना है, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने 2 महीने का वादा किया है आपको पैसे देने का, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने 1 साल का प्रॉमिस किया हुआ है, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसने 6 महीने, या उनको आप फिर टाइम पीरियड के हिसाब से मेंशन करते हो। फिर इसके अंदर हम इन्वेंट्री की वैल्यू जो होती है वो हम लिखते हैं, और उसके लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के जो मेथड होते हैं वो इन्वेंट्री के वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें फाइफो, लाइफो, एवरेज कॉस्ट या मुख्तलिफ किस्म के और भी आ जाते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का जो एक फैक्टर होता है वो भी हम उसको भी यहाँ पर नोट डाउन करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और उसको हम किस चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिक्स एसेट्स के ऊपर। और फिक्स एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन होती है उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनी की पॉलिसीज़ के अंदर शामिल होता है कि उसने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करना है, डबल डिक्लाइनिंग करना है, एक्सेलरेटेड करना है, या डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड वगैरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट के अंदर जो है हमने जो उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें करंट एसेट्स, मेसिलियंस, फिक्स्ड, कैपिटलाइज्ड, लीज, इंटरेस्ट, डेफर्ड, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह, ठीक है। करंट एसेट्स क्या चीज होती है, वो कहता है आर कैश एसेट्स दैट कैन बी टर्न्ड इनटू कैश राइट अवे और विच विल बी टर्न्ड इनटू कैश इन यूजुअली लेस देन 1 ईयर। यानी कि ऐसे आपके करंट एसेट्स शुमार होते हैं जो कि या तो कैश की शक्ल में होते हैं या कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन 1 ईयर, उनको हम करंट एसेट्स लेते हैं, जिसके अंदर आपका कैश आ जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है। मेसिलियंस एक्सपेंसेस जो ऐसे भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म, जो आपके एसेट्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जिसमें आपके मेसिलियंस एसेट्स हो सकते हैं जिनका पीरियड जो है वो नॉर्मली फिक्स मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है, उनको हम यहाँ पर ले लेते हैं, और जो आपके करंट एसेट्स में नहीं लिखे जाते। फिर फिक्स एसेट्स होते हैं और कैपिटलाइज्ड लीजेस होती हैं, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपके लॉन्ग टर्म बेसिस के हवाले से आपने स्पेंड किया और उनको आपने कैपिटलाइज बना दिया कि उनको 5 साल, 10 साल या मुख्तलिफ पीरियड के ऊपर आपने ले लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट भी हो सकता है कि अपने हैवी अमाउंट के अंदर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया हो, डेफर्ड चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। अब डेफर्ड चार्जेस कौन से होते हैं, कहते हैं रिप्रेजेंट पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी फॉर विच द बेनिफिट विल एक्सटेंड टू द कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ years greater than that for a prepaid from a prepaid expenses, ठीक है। कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने हैवी अमाउंट की शक्ल में पे किए और उनका पीरियड जो फ़ायदा है या जिनका जो आपने कंपनी जो उसका जो बेनिफिट आपने हासिल करना है वो ज़्यादा पीरियड के लिए है, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर के हवाले से, तो उनको हम एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस के तौर पर लिख लेते हैं और उनको हम डेफर्ड चार्जेस के तौर पर शुमार करते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं कि जो आपके ऐसे चार्जेस जो कि आपने पे किए हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह हो जाते हैं जो कि फिजिकली आप उनको आपको दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी वर्थ बिजनेस के अंदर शामिल होती है, तो उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स लेते हैं। डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन या अमोर्टाइजेशन, ठीक है, ये क्या चीज़ होती है कि डेप्रिसिएशन जो है ये नॉर्मली हम जो है मुख्तलिफ किस्म की जो अमोर्टाइजेशन वगैरह या डिप्लीशन वगैरह, उसको पहले तो डेप्रिसिएशन को समझ लें कि जो फिक्स एसेट्स आपके होते हैं जो टेंजिबल फॉर्म में होते हैं उनके ऊपर जो है नॉर्मली वक्त के साथ में जो वील टीयर या उसकी टूट फूट या घिसाई होती है
उसको हम एज ए एक्सपेंस के तौर पर जो है उस एसेट्स में से माइनस करते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन के तौर पर लेते हैं। डिप्लीशन क्या चीज होती है? सिमिलर टू डेप्रिसिएशन बट यूज फॉर रिजर्व्स जो है, ठीक है ना, जो हमारे रिजर्व्स होते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं उनके ऊपर जो वेस्टेज वगैरह होती है उसको हम डिप्लीशन के उसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। वेस्टिंग रिसोर्सेज या देयर इंक्रीज जो होता है उसको हम जो है वो उसके हवाले से लेते हैं। इंक्रीज जो उसके अंदर आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है, उसको हम डिप्लीशन में नहीं लेते, उसको हम इंक्रीमेंट के हवाले से लेते हैं। अमर्टाइजेशन क्या होती है कि जो आपका इंटेंजिबल एसेट होता है ना, जो कॉपीराइट या पेटेंट राइट, वो जितने पीरियड के का वो लैप्स हो जाता है उसको हम अमर्टाइजेशन के अंदर ले लेते हैं। ये डेप्रिसिएशन ही होती है लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट के ऊपर होती है, इसलिए इसको हम अमर्टाइजेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन या अमर्टाइजेशन जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जो कंसेप्शन जो पाई जाती है वो क्या होते हैं। कहता है अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट दिस क्लास ऑफ एक्सपेंस इज दैट दे रिप्रेजेंट एन एक्चुअल कैश ईच ईयर, ठीक है। होता यह है कि अक्सर जो है इसके हवाले से ये समझते हैं कि ये पता नहीं कोई एक्चुअल कैश की फॉर्म में वहां पे लिखा जाता है, जबकि ये क्या होता है, दे डू नॉट however represent an actual cash expense but rather simply a way of spreading the initial cost of an asset, ठीक है, कि हम जो इनिशियल कॉस्ट जो हमने पे की होती है उसी को हम जो है माइनस करते हैं। जितनी कॉस्ट का एक एस्टीमेट हम लगा लेते हैं कि इतना जो लाइफ जो है एक एसेट अपनी पूरी कर लेता है और उसकी लाइफ को हम उतने नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, या कोई मखसूस एक परसेंटेज हम रख लेते हैं जिसको हम जो है उसमें से माइनस कर देते हैं, उसकी वैल्यू में से उसकी वैल्यू उतनी कम कर दी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसके हवाले से मिसकंसेप्शन ये भी पाई जाती है द नंबर फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कैश एट बैंक। इसके हवाले से ये भी एक तस्वर पाया जाता है कि जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन होती है उसको शायद कहीं बैंक के अंदर रखा जाता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मली एक डॉक्यूमेंटेशन की हद तक होता है, ठीक है, और ये आपके कैपिटल या उसके अंदर ही मर्ज हो रही होती है, ठीक है, एक एसेट्स की वैल्यू के हवाले से ही डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, कुछ कंपनीज जो हैं इसको बैंक की फॉर्म में भी इसको रख लेती हैं, ठीक है। अब इसके जो मेथड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसके अंदर एक फिक्स अमाउंट जो होती है वो आप उसमें से हर साल माइनस करते रहते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंसिंग मेथड होता है कि जिसके अंदर एक परसेंटेज जो है वो एक डिफाइन कर ली जाती है और उस परसेंटेज के मुताबिक आप उसमें से माइनस करते रहते हो, ठीक है। ये मेथड्स जो हैं ये अकाउंटिंग जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के नाम से या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, उसके अंदर जो है ये डेप्रिसिएशन के मेथड आपने लाजमी डिस्कस किए होंगे और वहाँ पर कैलकुलेट करने का आपने तरीकाकार भी समझा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ है, हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर ज़रा छोटा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए ताकि आप समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो एक एग्जांपल है वो हमने यहाँ पर ली है, जिसमें आप ये देखें कि आपकी एक जो एसेट की जो एक वर्थ है वो शुरू के पीरियड में यहाँ पर आ जाती है, फिर उसमें से हर साल एक मखसूस फिगर जो होती है, एक मखसूस अमाउंट जो होती है वो हर साल वही माइनस होती रहती है, ठीक है। और उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग पीरियड बच जाता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रिमेनिंग अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया जाता है, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है जो उसमें माइनस करने के बाद आती है और बैलेंसिंग फिगर को ही हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। और ये आपकी एक्यूमुलेट, अगर आप डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर पहले साल ये देखें 11,250 है, अगले साल वो 11,250 मजीद शामिल होकर 22,500 हो गया, फिर उसमें 11,250 शामिल हुए तो वो 33,750 हो गया, और इसी तरीके से ये फिगर आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये डबल डिक्लाइनिंग मेथड के अंदर जो है वो क्या होता है कि एक परसेंटेज जो होती है हम उसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है,
और परसेंटेज मुख्तलिफ किस्म के पीरियड्स के ऊपर जो है वो होती है शामिल, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन की परसेंटेज जो है सालाना मुख्तलिफ किस्म की उसके ऊपर होती है। जैसे 1 लाख के ऊपर जब आप लेंगे तो वो 25,000, फिर जब उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट बन की 75,000 जो है उसके ऊपर जो है आपने वो 18,750 आएगा परसेंटेज, यानी कि आपने एक डिफाइन कर ली जिसको रेट कहा जाता है, यानी कि 25% यहाँ पे रेट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये एक छोटा सा हमने एक ओवरव्यू लिया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसके अंदर हमने एसेट साइड को डिस्कस किया। एसेट साइड में हमने एसेट्स को भी डिस्कस किया और उसके अंदर जो हमने डेप्रिसिएशन या अमर्टाइजेशन जो होती है उसका तरीकाकार एक ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम एक अलग सेक्शन के अंदर लिखते हैं, उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह हम फर्दर अपने इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे हम इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर बैलेंस शीट के जो दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।